बच्चों यहाँ पर जो है वो डायमेंशन देख लें, डायमेंशन ऑफ बी क्या है। तो डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बी वेक्टर, इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो डायमेंशन देखने के लिए पहले मैं बता दूं कि मैं एक छोटा फार्मूला यूज़ करूंगा। अच्छा देखिए, पहले जैसे बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये है। यहाँ पर देखिए कि इसकी डायमेंशन निकालने के लिए म्यू नॉट आपको पता होना चाहिए, मगर म्यू नॉट को आगे चल करके हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, इसकी यूनिट देखेंगे, इसलिए अभी इस पर डिस्कशन ना करके, चूँकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट फार्मूला बन जाएगा, म्यू नॉट को आप डिटेल में भी पढ़ा नहीं है, तो मैं इसका एक ऐसा फार्मूला बनाता हूँ जिसमें आपने सारी क्वांटिटीज़ पढ़ी होगी, और वो फार्मूला होगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी। F पढ़ा है, Q पढ़ा है, V पढ़ा है, तो B निकालना आपके लिए बहुत आसान है। बताइए इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, MLT -2 ये हो जाएगी। Q की डायमेंशन होती है 80, V की डायमेंशन होती है LT -1। अब आप बताइए B की डायमेंशन आपके लिए निकालना बहुत आसान है। हम तो वही पढ़ाएंगे ना कि जिसमें आपको आसानी हो। यहाँ पर म्यू नॉट आपको याद नहीं है तो यहाँ पर फिर कैसे दिक्कत हो जाएगा B की डायमेंशन निकालना, इसलिए इस फार्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आता सब सेम है सबका, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, फार्मूला सेम आएगा, मतलब डायमेंशन सेम आएगा। तो इस टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो गया, ये L से ये L कैंसिल आउट हो गया, ए वाला जो है ऐसा हो जाएगा MT -2, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ A, और यहाँ बन गया मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा MT -2 A -1। बस बच्चों देखिए आसानी से आप भी इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ पर फिर से एक बार ध्यान दिला दूं, रिवाइज करा दूं कि आपने पढ़ा होगा इसकी यूनिट में क्या क्या पढ़ा था आपने, याद करिए। अभी इसके पहले के अभी थोड़ी देर में आपने इसको पढ़ा था, थोड़ी देर पहले इसका पढ़ा था क्या। देखिए कि इसकी पहली जो डायमेंशन होगी वो होगी टेस्ला, और ये टेस्ला किसके बराबर होगा। अगर इसी फॉर्मूले में अगर आप बी की यूनिट निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं बताइए। बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू इंटू वी। तो एफ क्या होता है, न्यूटन, और क्यू क्या होता है कूलॉम, और इसका होता है मीटर, और नीचे वाला जो या मीटर पर सेकंड, या बन जाएगा न्यूटन, ये बन जाएगा सेकंड, कूलॉम इंटू मीटर, ये बी की यूनिट बन गई। और इसी को हम 1 टेस्ला कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 1 टेस्ला ही जो होता है वो 1 न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलॉम इंटू मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एसआई यूनिट है, ये भी एसआई यूनिट है। अच्छा, दूसरा चीज़ यहाँ पर आपने ये भी देखा था कि फाई बराबर बी इंटू ए से, ये जो बी है वो फाई अपॉन ए आएगा, इसका है वेबर और इसका है मीटर स्क्वायर, तो इसका एक और फार्मूला बन जाएगा वेबर पर मीटर का स्क्वायर। तो ये सब यूनिट इसी की हैं, सब आपस में बराबर होगी कि सब कैसी हैं बच्चों, सब है एसआई यूनिट है। ठीक है बच्चों, सब एसआई यूनिट है। अब इसका एक यूनिट और याद कर लो, सीजीएस वाली। तो सीजीएस वाली मैंने आपको बताया था क्या होती है, गॉस होती है। ठीक है, गॉस होती है। रिलेशन देख लो इसमें, रिलेशन एसआई एंड सीजीएस, रिलेशन क्या बनेगा, तो 1 टेस्ला बराबर हो जाएगा 10 की पावर 4 वॉट। बस ये बात होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब आइए अगली चीज़ पर डिस्कस करते हैं। अब मैंने कहा कि इसी में एक और क्वांटिटी मैंने आपको पढ़ाई, वो क्या थी, देखिए वो था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
इसमें ये जो म्यू नॉट है बच्चों, इसको कहते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कहते हैं। एक परमिएबिलिटी का क्या मतलब है बच्चों, जरा देखिए। एक्चुअली मान लीजिए, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अभी काम लगेगा इसका। एम बी इज इक्वल टू एम टाइम्स टी की पावर माइनस का 2 ए की पावर माइनस का 1, ठीक है। अब इसका काम होगा, तो इसीलिए इसको वहाँ ऊपर लिख लिया, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखिए, तो इसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या मतलब इसका बच्चों, देखिए 3 तरीके के हमारे पास, बेसिकली मैं अगर बताऊँ आपको अभी ऐसे शॉर्ट में, तो मान लीजिए ये एक मटेरियल है, दिस इज कॉल्ड मटेरियल नंबर 1। इसमें से मैग्नेटिक फील्ड ये 3 अपने अंदर से अलाउ करता है। फॉर आपको समझाने के लिए है ये, इसको दिल से मत लीजिएगा। ये अपने अंदर से 2 मैग्नेटिक फील्ड अलाउ करता है, ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड अलाउ करता है सिर्फ 1। तो ये मटेरियल नंबर 1, 2 और 3। ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड अलाउ करता है, 3। तो इसके लिए μ3 हो जाएगा। मतलब μ3 का मतलब ये अपने अंदर से, ये मटेरियल अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड अलाउ करता है, 3। तो ये इसकी क्या बन गई, प्रॉपर्टी बन गई, मटेरियल की प्रॉपर्टी बन गई। और इसी को हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी बोलते हैं, परमिएबिलिटी, इसी को परमिएबिलिटी कहते हैं। ये क्या बन गई, प्रॉपर्टी, और इसी को परमिएबिलिटी कहते हैं। कि कोई मटेरियल अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करता है, वही उसके क्या कहलाता है, वो प्रॉपर्टी मटेरियल की क्या कहलाती है, परमिएबिलिटी। ये अपने अंदर से कितनी अलाउ करता है, 2। ये कितनी अलाउ करता है, 3, ठीक है। ये तीसरा वाला कितना अलाउ करता है, सॉरी बच्चों, पहला वाला अलाउ करता है μ1, दूसरा वाला अलाउ करता है μ2, तीसरा वाला अलाउ करता है μ3, ठीक है। तो इसकी परमिएबिलिटी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो कौन ज़्यादा है, μ1 ज़्यादा है, μ2 से ज़्यादा है μ3, ठीक है। ये बात हो गई। तो बस परमिएबिलिटी क्या होती है, किसी मीडियम की या मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करता है। इसी को हम परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल कह सकते हैं, या परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कह सकते हैं, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से अलाउ कर रहा होगा, उसी की प्रॉपर्टी को ही हम उस मीडियम की परमिएबिलिटी कहते हैं। आइए अब ये देखें कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, और इसकी यूनिट क्या है। तो यूनिट निकालना तो बहुत आसान है भाई। बताइए इसका क्या पढ़ा है आपने, एसआई यूनिट बताइए। एसआई यूनिट इसका भाई बी का क्या पढ़ रहा है, टेस्ला इज इक्वल टू म्यू नॉट आपको निकालना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 आप कर लीजिए, इनटू इसका कितना हो जाएगा, एम्पियर, इसका कितना हो जाएगा, मीटर, इसका कितना हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, ये काट दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा टेस्ला म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू एम्पियर अपॉन मीटर, या ये म्यू नॉट की डायमेंशन जो निकल के आ जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये कौन सी है, एसआई, इसकी यूनिट बन गई, ठीक है। अब ये जो 4 है, इससे आप घबराइए नहीं, ये कांस्टेंट टर्म होता है, और डायमेंशन के फार्मूले में इस कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको बेफिक्र रहिए, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। आप मेन इसकी यूनिट देखिए, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ओके। अब आइए यहाँ पर हम बताते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, वो भी बहुत आसान है। देखिए इसका भी आपने क्या निकाला है, मैंने कहा नहीं था यहाँ पर यूज होगा ये mt-2 a की पावर -1, क्योंकि ये आप आसानी से निकाल पाए हैं। म्यू नॉट निकालना है आपको अपॉन 4 इंटू आई मतलब एम्पियर ये लिख दीजिए, इंटू dl मतलब मीटर को l से लिखते हैं, डायमेंशन लिख रहे हो ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। आर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, ये बन गया। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ कितना बन जाएगा, mt-2a-1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू यहाँ पर बना a अपॉन l, ठीक है, ये बन गया। तो
इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर इसको यहाँ पर ले आया जाए तो यहाँ बन जाएगा एम एल स्क्वायर, सॉरी एम एल, और यहाँ पर हो जाएगा एम एल टी माइनस टू और ए की पावर ये इसके साथ में आ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है, घबराना नहीं। ये बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से आपको अभी कोई मतलब नहीं है क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। तो म्यू नॉट की जो डायमेंशन बनेगी आपकी, म्यू नॉट की जो डायमेंशन बनेगी वो कितनी बनेगी, एम एल टी माइनस 2 और एम एल टी माइनस 2 और ए माइनस 2, ये आपके पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपने इसमें एक चंद चीज़ें नोट की होंगी, जैसे बी की कितनी यूनिट है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, और म्यू नॉट क्या है, मीडियम की परमिबिलिटी है, वो बताता है कि कोई मीडियम अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करेगा, ठीक है। और इसकी भी आपने यूनिट देख ली और इसकी भी आपने क्या देख ली, डायमेंशनल फार्मूला देख लिया, ओके। चलिए, थैंक यू। अब आगे अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, तो आंसर है कि चूंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी magnetic field is the vector quantity, so the magnetic field have a direction, ठीक है। अगर बच्चों चूंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड तो है ही है, डायरेक्शन भी होगी। तो पता करते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी। तो पहले आपको बता दें कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो ऐसे होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अच्छा, इसमें एरो जो है ये डायरेक्शन को बताता है, बच्चों, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। और इसका जो ये जो लेंथ है, इसकी जो ये लेंथ आप देख रहे हैं, ये लेंथ इसकी बताता है मैग्नीट्यूड को बताता है। और अगर इसको हम पीछे ऐसा क्रॉस बना दे तो फिर आप घबराओगे नहीं, ठीक है। तो ये क्रॉस मतलब टेल की बात कर रहा है, और ये जो बना हुआ है एरो का हेड, इसको हम बोलेंगे हेड, ठीक है। ये अब आइए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा बताइए, इस समय अगर मैं आपको इसको ऐसे दिखा दूँ क्रॉस, तो बताइए कि इस समय मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है। देखो, इसको आप देखो ना, इसका मतलब कि जो एरो है ये तो डायरेक्शन को बताता है, मतलब ये अंदर की तरफ है, और ये इसकी जो पूंछ है, जो टेल है, वो इस बोर्ड पर है। मतलब आप टेल देख रहे हो, मतलब हेड अंदर है, मतलब इशारा अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा, अंदर की तरफ। बी किधर है, अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि बच्चों ये बताओ कि ये जो है ऐसे है डॉट, ये ऐसे डॉट है, ऐसे ये डॉट आपको दिखा। अब बताओ आप इसका कौन सा पार्ट देख पा रहे हो, सिर्फ टॉप वाला पार्ट देख पा रहे हो। ये इस पेन की क्या देख पा रहे हो, टिप, यानी ये सिर्फ हेड देख पा रहे हो। इसका जो टेल है वो तो पीछे है, मतलब आप फ्रंट पे क्या देख रहे हो, इसका हेड देख रहे हो। तो इसका मतलब हेड ये आपकी तरफ आ रहा, मतलब ये पॉइंट जो है ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड देखिए बाहर की तरफ, ये आपकी तरफ। तो ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब कि क्रॉस का मतलब है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा, और डॉट का मतलब है बाहर की तरफ आ रहा। आप यहीं पर देख लीजिए इसको, ये इसका टेल जो है वो पीछे होगा, हेड आगे। तो अगर ऐसे है तो आप कौन सा देख रहे हो, हेड। और आपको ये पूरा एरो का सिर्फ कौन सा पार्ट दिखेगा, टिप ही तो पार्ट दिखेगा, पीछे का कोई पार्ट नहीं दिखेगा। अगर ऐसे है तो सिर्फ आप इसके टेल का पार्ट देख सकते हो, हेड का पार्ट नहीं देख सकते हो। इस समय किधर जा रहा, इस पर ध्यान दीजिए, एरो पर ध्यान दीजिए। एरो अंदर की तरफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरो बाहर की तरफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। अच्छा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो गया ना।
बच्चों ऐसे ही ध्यान रखना कि अगर मैं करंट को बनाऊं, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, करंट ही मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है। तो मैंने कहा कि और करंट ही मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है, बाद में मैग्नेटिक फील्ड ही करंट भी बनाएगी। तो यहाँ पर करंट भी देखिए कि अगर मैं इसमें करंट की बात करूँ तो क्रॉस अगर बनाता हूँ, मतलब करंट को भी अगर मैं क्रॉस में दिखाता हूँ तो इसका मतलब करंट किधर है, इसमें करंट किधर है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर मतलब बोले तो बोर्ड में। आप कॉपी के ऊपर क्रॉस बनाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड या करंट किधर जा रही होगी, अंदर की तरफ। और अगर दूसरी बात हम यहाँ पर ये बता दें कि डॉट, करंट को अगर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब कि करंट किधर जा रही है, इसका मतलब करंट है बाहर की तरफ। तो याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि ये एरो खाली मैग्नेटिक फील्ड के लिए बना है ना, करंट के लिए भी बना है। ठीक है, चलिए अब आइए इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब आइए मैं बताता हूं कि इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए बच्चों देखिए, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए क्या डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए बेसिकली हमारे पास जो है वो 3 रूल है। ठीक है, एक है राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल है। और एक है जिसको हम स्क्रू रूल बोलेंगे, स्क्रू रूल बोलेंगे, मैक्सवेल का है स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल। और एक बोलेंगे जिसको हम बोलेंगे कर्ल रूल, कर्ल रूल। देखिए कर्ल रूल, ये क्या है, राइट हैंड पाम रूल। इसमें बहुत ही आसान है और इसी का हम बेसिकली इस्तेमाल करेंगे। बाकी इन दोनों का इस्तेमाल अगर आप करना चाहें तो करें, अदरवाइज इसी का इस्तेमाल होता रहेगा। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको क्या करना है, ये अंगूठा, ठीक है, ये ऐसा कुछ बनेगा इसमें, ये ऐसा, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो अंगूठा है बच्चों, ये जो अंगूठा है इसमें क्या करना है, देखिए ये आपके पास एक राइट हैंड है, ये आपके पास, ये मैंने राइट हैंड बना रखा है, जो कि आपको लेफ्ट या राइट दोनों में से कुछ भी लग सकता है, मगर इसको आपको समझना क्या है, सिर्फ राइट हैंड। तो ये एक राइट हैंड है, इसको आपको ऐसा फैला देना, बिल्कुल स्ट्रेच करके देना है, ऐसा बिल्कुल, ठीक है। और इसको डायरेक्शन में कर देना है, इसको डायरेक्शन में कर देना है मैग्नेटिक, इसको उस तरफ इशारा कर देना है। सॉरी, पहले फिर से मैंने कहा कि राइट हैंड को ऐसा फैला लीजिए, अंगूठे का इशारा उस तरफ करिए जिधर करंट जा रही हो, अंगूठे को उस तरफ करिए जिधर करंट जा रही हो, इन पंजों को उस तरफ इशारा करिए जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो। रिमेंबर, अंगूठे को बस करंट की डायरेक्शन में कर दीजिए और इसको कोशिश करिए उधर रखने की, कोशिश नहीं, रखना ही पड़ेगा। इसको करंट की डायरेक्शन में कर दीजिए और इसको जो है आप उस तरफ इशारा करिए जहाँ पर आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया हो। तो इसका जो टेंशन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड आपको बता देगा किधर बनेगा। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, सबको समझ में आ गया। आइए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल अगर देना चाहें हम आपको, तो मैंने कहा मान लीजिए ये आपके पास एक वायर है, ये वायर है, इसमें करंट आई है। हमने कहा इसमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है r दूरी पर, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, r दूरी पर, यहाँ पर। तो बताइए किधर जाएगा। बहुत ही आसान, सबसे पहले अंगूठे को लाइए किधर, करंट की डायरेक्शन में। यहाँ पूछा है तो पंजे को इधर इशारा कर दो, टेंशन किधर जा रहा है इसका, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बता देगा, अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद करिए, क्रॉस से, बस। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बस, कुछ नहीं करना। अच्छा, इसी वायर की वजह से अगर इसके इस साइड पूछोगे तो करंट किधर है, ऊपर की तरफ। यहाँ अगर पूछा जाए, ये क्यू पॉइंट है, अगर यहाँ पूछा जाए तो क्यू, यहाँ पर पूछा जाए तो टेंशन किधर दे रहा, बाहर की तरफ। देखो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में करिए, पंजे को उधर इशारा करना है जहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसका टेंशन बाहर की तरफ जा रहा, बाहर की तरफ जाएगा तो किससे बनेगा, डॉट से। यहाँ भी तो पता है आपको कि क्रॉस का मतलब बी अंदर,
और डॉट का मतलब बी बाहर, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, स्क्रू रूल क्या कहलाता है? देखो स्क्रू रूल ये कहलाता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक वायर है और इसमें करंट ऊपर है, ठीक, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है। हमने कहा कि यहाँ से r दूरी पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना। अब आप बताइए, इस पेचकस को आपको ऐसे रखना है, करंट किधर जा रही है? ऊपर। तो इस पेचकस को ऐसा घुमाओ, उसको प्रैक्टिकली आप घर पे करिएगा तो आपको समझ में आएगा। इस पेचकस को ऐसा घुमाना है कि इसकी जो नोक है ये करंट की डायरेक्शन में बढ़े। तो करंट किधर जा रही है? ऊपर। तो इसको अगर मैं ऐसा घुमाऊँ, ये ऐसा घुमाता हूँ ऐसा, तो बताइए कि ये नोक किधर की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रही है? बताओ, फिर से सुनिए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड, इसमें करंट किधर है? ऊपर की तरफ। तो इस पेचकस को ऐसा घुमाना है कि घुमाने पर ये पेचकस ऊपर की तरफ बढ़े। तो ऑब्वियसली इसको ऐसा ही घुमाओगे, ऐसे ही घुमाओगे, तभी तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अब बताओ, ये जो आपका पंजा है, ये जो आपके चारों उंगलियां हैं, ये अंदर की तरफ यहाँ पर इशारा कर रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। देखो सेम वैसे ही निकल के आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर क्यों पर, तो देखिए जब इसको आप ऐसा घुमाओगे तो यहाँ पर तो अंदर की तरफ जाएगी, मगर यहाँ से इस क्यू पॉइंट से किधर की तरफ आएगी? बाहर की तरफ। देखिए बाहर की तरफ आएगी। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड किससे बनता है? डॉट से बनता है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, डॉट से बना दिया, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। आइए तीसरा रूल देखते हैं। यहाँ पर कर्ल रूल क्या है? तो ये मान लीजिए आपके पास करंट है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, ये आर है, ठीक है, ये यहाँ पर ये। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो है इसका एक सेक्शन आपने कट किया था जिसका वैल्यू था dl, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये एंगल जरा देखिए, ये एंगल जरा देखिए यार, थीटा है, ठीक है, ये r है। अब आपको क्या करना है कि कर्ल का मतलब ये है कि यहाँ पर जब इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखा था, याद करिए मैग्नेटिक फील्ड का, B वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, यहाँ याद करिए dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r का क्यूब, यही तो फॉर्म लिखा था। तो dl क्रॉस r, इसका मतलब इसका dl ये रहा, अरे इसी प्लेन में ही तो dl है, देखो dl कहाँ है? इसी प्लेन में तो है, और ये रहा इसका r। तो आपको क्या करना है कि ये पंजे का ही खेल है बेटा, ये आप चारों उंगलियों को dl पर रखिए। पहले किस पर रखोगे? देखो पहले किस पर रखोगे? dl पर रखोगे, और dl से फिर किसकी तरफ आपको मोड़ देना है? r की तरफ जाना है। तो dl से आप r की तरफ आइए, dl की डायरेक्शन में रखा, और फिर dl से किसकी तरफ आना है? r की तरफ आना है। r तो यहाँ है, तो dl से r की तरफ आओगे, अंगूठा किधर बताएगा? अंदर की तरफ। अगर अंदर की तरफ बताएगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी? अंदर की तरफ। देखो तीनों में सेम आ रहा, तीनों में सेम आ रहा। फिर से देखिए, पहले क्या लिखा है? dl लिखा है, तो यहाँ पर ये बना I इंटू dl। पहले क्या है? dl। तो dl की डायरेक्शन में चारों उंगलियों को रखिए, रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि पहले dl है। उसके बाद फिर किसकी तरफ लेके जाना है? r की तरफ। तो r तो यहाँ है, तो dl से ये देखिए, तो dl की डायरेक्शन में पंजे को रखिए, चारों उंगलियों को, और मोड़ दीजिए किसकी तरफ? r की तरफ, ये ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ, अंगूठा किधर इशारा करेगा? अंदर की तरफ। तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है? यहाँ पर अंदर की तरफ। बात समझ के, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ है, ठीक है। यहाँ अंदर आया तो यहाँ भी अंदर आया, तो यहाँ भी अंदर आया, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों यहीं पर ध्यान दीजिए कि अच्छा थोड़ी सी बात यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पूछ लेते ये पॉइंट क्यों है, मैं कहता कि यहाँ निकालो, तो देखो क्या करते हैं, किसकी डायरेक्शन में पहले उंगली को रखना है? r की डायरेक्शन, सॉरी dl की डायरेक्शन में ही, और dl से फिर किसकी तरफ लाना है? r की तरफ। देखो अंगूठा किधर आ रहा है? बाहर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बाहर की तरफ है, और उसको आप डॉट से लिखोगे। दिस इज कॉल्ड कर्ल रूल। कर्ल क्यों? क्योंकि कर्ल कर रहे हैं यहाँ पर, बस इसीलिए इसका नाम कर्ल रूल रखा गया। चाहे ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, डायरेक्शन सेम है। ध्यान ये रखना कि यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इसको r क्रॉस dl क्यों नहीं लिखा? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्यों नहीं लिखा? उसका रीज़न है कि अगर यहाँ पर r क्रॉस l लिखोगे, देखो तो इसी पॉइंट पर पहले r की तरफ, फिर r से किधर ले जाओगे? dl की तरफ, तो अंगूठा बाहर की तरफ इशारा करेगा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी? बाहर की तरफ। मगर इन दोनों में किधर बन रही है? अंदर की तरफ।
तो इसका मतलब यहाँ भी किधर बननी चाहिए, अंदर की तरफ, इसीलिए यहाँ पर मैंने dl क्रॉस r लिखा है, ना कि r क्रॉस dl। तो ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते हम इसको।